हाल के दिनों में भारत कनाडा के बीच तल्खियां चर्चा में बनी हुई हैं, जहां भारत ने कनाडा सरकार पर अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन को सहयोग देने का आरोप लगाया है। वहीं कनाडा ने अपने देश की भूमि पर एक प्रमुख सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका होने का आरोप लगाया है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच कनाडा ने एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया, तो प्रतिक्रिया में भारत ने भी एक बयान जारी कर मामले में किसी भी संलग्नता से इनकार किया और एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया। दोनों देशों ने अपने अपने नागरिकों के लिए भी चेतावनी जारी की है। तो इन तमाम विवादों के बीच खालिस्तान आंदोलन बेहद चर्चा में है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये खालिस्तान आंदोलन क्या है और भारत के एक अलगाववादी आंदोलन ने दूसरे देश कनाडा की जमीन पर अपने पैर कैसे जमाए और क्यों कनाडा में भारत विरोधी ऐसे आंदोलन बंद नहीं हो रहे हैं। तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। असल में खालिस्तान आंदोलन एक अलग सिख राज्य की स्थापना से जुड़ा हुआ है। कई विश्लेषकों का मानना है कि खालिस्तान की स्थापना की प्रेरणा महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्थापित सिख राज्य से मिली है। खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े लोगों का मानना है कि अंग्रेजों ने अगर स्वतंत्र सिख राज्य का उन्मूलन नहीं किया होता तो एक स्वतंत्र सिख राज्य का अस्तित्व आज भी संभव होता। 1929 में तारा सिंह द्वारा सबसे पहले सिखों के लिए अलग सिख राज्य खालिस्तान की मांग की गई थी। वहीं कई विश्लेषक इसकी जड़ें भारत पाकिस्तान के बंटवारे के आईने में भी देखते हैं। दरअसल धार्मिक आधार पर जब देश को दो हिस्सों में बांटा जा रहा था, तब सिख संप्रदाय ने भी अपने लिए एक अलग देश की मांग सामने रखी थी। हालांकि इसे ठुकरा दिया गया, लेकिन इस दौरान पंजाब प्रांत ने सबसे भयानक सांप्रदायिक हिंसा देखी, जिसने लाखों शरणार्थियों को जन्म दिया। वहीं जब भारत पाकिस्तान के बीच पंजाब का बंटवारा हुआ, तब महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्थापित सिख साम्राज्य की राजधानी लाहौर और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की जन्मस्थली ननकाना साहिब सहित कई पवित्र सिख स्थल पाकिस्तान के हिस्से आए। जबकि अधिकांश सिखों ने खुद को भारत में पाया, वो भारत में एक छोटे से अल्पसंख्यक बनकर रह गए, जो कि आबादी में मात्र 2% के आसपास थे। और यहीं से अधिक स्वायत्तता के लिए शुरू हुआ राजनीतिक संघर्ष। आजादी के समय पंजाबी भाषी राज्य के निर्माण के लिए पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आखिरकार 1966 में पंजाब को विभाजित कर दिया गया। इसी दौरान हरित क्रांति ने पंजाब को समृद्धि तो दी, लेकिन असमानता को भी जन्म दिया। बाद में सतलज नदी जल बंटवारे को भी कई लोगों ने ये कहकर प्रचारित किया कि सिखों के साथ भेदभाव हो रहा है। इन सब का असर ये हुआ कि धीरे धीरे खालिस्तान आंदोलन एक अलगाववादी आंदोलन के रूप में बदलने लगा। तेजी से बढ़ते इस आंदोलन ने भारत के बाहर भी अपने समर्थन जुटाने के प्रयास तेज कर दिए। कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में पहले से ही सिखों की बड़ी आबादी थी, तो ऐसे में इन देशों से इस खालिस्तानी आंदोलन को समर्थन मिलना शुरू हो गया और इसमें पाकिस्तान ने भी बड़ी भूमिका निभाई। इसकी शुरुआत की बात करें तो दरअसल ये होती है 1970 से, जब पंजाब के तलविंदर सिंह परमार ने कनाडा की नागरिकता ली। बाद में वर्ष 1971 में डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान पंजाब छोड़कर लंदन गए और वहां खुद को खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल याहिया खान ने चौहान का समर्थन किया। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश युद्ध में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान ने अपना समर्थन और बढ़ा दिया। 2021 में कनाडाई पत्रकार टेरी मिलेव्स्की द्वारा लिखी किताब के अनुसार खालिस्तान समर्थन को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो ने आगे बढ़ाया। इसके मुताबिक भुट्टो ने न्यूयॉर्क में खालिस्तान प्रतिनिधियों से मुलाकात कर ननकाना साहिब आने का निमंत्रण दिया। इसी समय के आसपास वर्ष 1973 में भारत में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के जरिए स्वायत्त खालिस्तान की मांग की गई। वर्ष 1974 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो भारत कनाडा संबंध तनावपूर्ण हो गए और इस दौरान कई सिखों ने खालिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए भारत में उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कनाडाई नागरिकता की मांग की। इधर 1978 में कनाडा के वैंकूवर में तलविंदर सिंह परमार द्वारा एक खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल की स्थापना की गई। वहीं सुरजन सिंह गिल ने 1982 में वैंकूवर में निर्वासित खालिस्तान सरकार कार्यालय की स्थापना की। इसने खालिस्तानी पासपोर्ट और मुद्रा भी जारी किए।
उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री थे पियरे ट्रूडो, जो वर्तमान कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता हैं। 1981 में तलविंदर सिंह परमार पर भारत द्वारा पंजाब पुलिस के 2 अधिकारियों की हत्या का आरोप लगाया गया और इस संबंध में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने परमार के प्रत्यार्पण की मांग की, लेकिन इसे पियरे ट्रूडो द्वारा ठुकरा दिया गया। इसके बाद जून 1984 में जब भारत द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया तो प्रवासी सिखों में खालिस्तान समर्थन को और बढ़ावा मिला। बाद में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजे दंगे ने कई सिखों को देश छोड़ने पर मजबूर किया। ऐसे में खालिस्तान की मांग और तेज हो गई और इसे भावनात्मक सहयोग भी मिलने लगा। 1984 में कनाडा के कैलगरी में बब्बर खालसा द्वारा कई कनाडाई सिखों के सामने ये घोषणा की गई कि एयर इंडिया के विमान आसमान से गिर जाएंगे, लेकिन कनाडा ने इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से एयर इंडिया कनिष्क विमान ने उड़ान भरी। इसे लंदन होते हुए बॉम्बे जाना था, लेकिन रास्ते में आयरलैंड के तट पर भी विमान में ब्लास्ट हो गया और विमान में शामिल कुल 329 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 270 कनाडाई नागरिक भी शामिल थे। इसी दिन एक और हादसा हुआ, वो हुआ टोक्यो एयरपोर्ट पर, जिसमें 2 लोग मारे गए। दरअसल ये हादसा भी बब्बर खालसा संगठन द्वारा ही प्लान किया गया था, जिसे विमान में अंजाम देना था, लेकिन कनाडा और जापान में डे लाइट सेविंग के कारण टाइम मैच नहीं हो पाया और बम विमान में सवार होने से पहले ही फट गया। इतने बड़े हादसे के बावजूद 9 संदिग्धों में से सिर्फ एक शख्स इंद्रजीत सिंह रियात को सजा हुई, जिसने की बम बनाया था। 21 साल बाद जब न्यायिक आयोग का गठन हुआ, तब जाकर लोगों को पता चला कि कनाडा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को कई जानकारी पहले से ही मालूम थी। 1992 में परमार की भारत में पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। इसके बाद गठित जैन कमीशन ने बताया कि इसके द्वारा राजीव गांधी की हत्या की साजिश भी की गई थी। विश्लेषकों के अनुसार 1990 के दशक में भारत से तो खालिस्तान आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन कनाडा में ये जिंदा रह गया, क्योंकि 1980 के आसपास जिन्होंने भारत छोड़ा वो अपने साथ पुरानी यादों को भी लेकर गए और उनके द्वारा वो दौर भुलाए नहीं गए। हालांकि ये कहना कि कनाडा के सभी सिख खालिस्तानी हैं गलत है। देखा जाए तो कनाडा की आबादी धर्म और नस्ल के आधार पर काफी विविध है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में कनाडा की कुल आबादी में अल्पसंख्यक 22.3% हो गए थे, जबकि 1981 में अल्पसंख्यक कनाडा की कुल आबादी में महज 4.7% थे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक कनाडा की कुल आबादी में अल्पसंख्यक 33% हो जाएंगे, यानी प्रवासियों के लिए कनाडा एक बहुत ही बेहतरीन देश है। 2021 की कनाडाई जनगणना के अनुसार कनाडा की आबादी में सिखों की हिस्सेदारी 2.1% है और ये देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला धार्मिक समूह है। यही वजह है कि वहाँ के नेता इन्हें बड़े वोट बैंक के रूप में देखते हैं। आज सिख सांसद और अधिकारी कनाडा सरकार के सभी स्तरों पर काम करते हैं, तो ऐसे में खालिस्तान समर्थकों के लिए कनाडा एक सुरक्षित पनाहगार भी है। इस आंदोलन के जिंदा रहने का एक कारण ये भी है कि कई चरमपंथियों द्वारा इसे हवा दी जाती रही, खासकर अलगाववादियों द्वारा नियंत्रित कुछ गुरुद्वारों में, जिसे कनाडा ने कभी रोकने का प्रयास नहीं किया। जैसे कि साल 2002 में टोरंटो स्थित पंजाबी भाषा के साप्ताहिक सांसवेरा ने इंदिरा की मृत्यु की सालगिरह पर लोगों को बधाई दी थी। भारत ने इस पर अपनी आपत्ति भी जताई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टे इस खबर को सरकारी विज्ञापन भी मिलते हैं। ब्रैम्पटन, जहां कनाडा की सबसे बड़ी सिख आबादी रहती है, वहां पिछले साल खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान पर तथाकथित जनमत संग्रह भी आयोजित किया था। भारत ने इस पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन कनाडा ने कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि यह संगठन भारत में गैर कानूनी संगठन है, जिसे मई 2022 में मोहाली में पंजाब इंटेलिजेंस मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमले की साजिश से जुड़ा माना जाता है। कनाडा की इस नजरअंदाजी का ही असर ये रहा कि कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा भारतीय राजनयिकों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। वहीं जिस निज्जर की हत्या के आरोप में दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए हैं, वो भारत के टॉप 40 आतंकियों की लिस्ट में शामिल है, जबकि
कनाडा में वो एक प्रमुख सिख नेता था। ऐसे में भारत कनाडा के बीच तल्खियां जारी हैं। भारत द्वारा कई मौकों पर खालिस्तान मुद्दे को उठाया गया, लेकिन कनाडा की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। ऐसे में दोनों देशों के बीच चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि सहयोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत कनाडा के रिश्ते में खालिस्तान आंदोलन के कारण आई तल्खियां नई नहीं हैं। टिप्पणी कीजिए।